मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान के 50 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये जो सवाल है 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया सवाल है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की कुल संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया, आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी के सभी सवाल को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? कौन ऐसा धातु है जिसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो जो सोडियम धातु होता है उसी को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगला सवाल है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ये भी 2016 में दोनों शिफ्ट में और 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोने की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 बार पूछा गया सवाल, तो इसको याद रखिएगा। सोने का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। अगला सवाल है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है, पेंटेन के कितने संरचना समवायी संभव है? तो ये याद रखिएगा। यदि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग बना सकते हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि पेंटेन में 3 संरचना समवायी संभव है। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि 2022 में सेकेंड शिफ्ट में, 2023 के सेकेंड शिफ्ट में, 2024 के प्रथम शिफ्ट में 3 बार पूछा गया सवाल है। पेंटेन वाला एक ही सवाल लिया। तो पेंटेन में समवायु की संख्या समवायता होता है 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। जो प्योर सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि जो गहना बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। अगला सवाल है, किस लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, कभी भी आवर्धन का एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा उसका मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। अगला सवाल है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये याद रखिएगा, कभी भी छोटा प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेगा तो हमेशा उत्तल दर्पण से ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला सवाल है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह भी 3 बार पूछा गया सवाल है। तो अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अष्टक का नियम। अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर की कई बार 5 बार। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। लेकिन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर v बटा में u होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर मात्रक नहीं पूछा, यहाँ पर सूत्र पूछा है। मात्रक पूछेगा तो मात्रक विहीन हो जाएगा, जबकि सूत्र पूछा है तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। ये सभी लोग को बच्चा को मालूम है। अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है। तो जो ओजोन परत होता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला सवाल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है।
अगला सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो प्रश्न संख्या 22 है, ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है कि भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, इनमें से कार्बन के अपरूप कौन है? ऐसे तो कार्बन के बहुत सारा अपरूप है, लेकिन 3 हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसीलिए कार्बन के 3 अपरूप मारना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को इथेनॉल भी लिखा जाता है, तो घबराइएगा नहीं, इथेनॉल बोले या एथेनॉल बोले, दोनों बात क्या है, एक ही है। अगला सवाल है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना जो भोजन है वह कुटपाद की मदद से पकड़ता है। अगला सवाल है, कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो जो अपेंडिक्स होता है वह मानव में पाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इनमें से लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? तो ये जो सुजाक है, जो एड्स है, यह लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह एसिड होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिका है यह मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये सब क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, जबकि शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है, कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो जो पपीता होता है वह एकलिंगी पादप का उदाहरण है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? तो जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। अगला सवाल है, किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो कुंडली होता है, कुंडली में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, सोने की परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोने की परमाणु संख्या 79 होता है, 79 होता है। अगला सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जो जीन शब्द है वो जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, समजात अंगों के उदाहरण हैं? तो समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो होता है वह समजात अंगों के उदाहरण है। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो सवाल ध्यान से देखिए, 11 में, 14 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में 6 बार पूछा गया सवाल है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, कार्य करता है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या कितना होता है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एथेन का संरचना सूत्र बनाइए, यहाँ से हाइड्रोजन चिपका दीजिए और सब जितना डांटा है उसको गिन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें टोटल कितने सहसंयोजक बंध हो जाएंगे? 7 सहसंयोजक बंध हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने किसका देखा, पेंटेन का समयावता देखा 3 होता है, उसी प्रकार एथेन का जो याद रखिएगा 7 सहसंयोजक होता है। यदि नहीं याद है तो रट लीजिए, 12 22 24 में पूछा है, एथेन में 7 और पेंटेन का समयावता 3 होता है। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो जो मीथेन होता है, CH4 होता है, वही सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है, बाघ उपभोक्ता है?
बाघ उपभोक्ता है किस प्रकार के, तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का मांसाहारी उपभोक्ता होता है, क्योंकि तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव आते हैं। अगला सवाल है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला सवाल है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? तो जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक धातु का अयस्क होता है। अगला सवाल है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। अगला सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि गहना बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है, जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का भाग होती है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। यदि वर्ग की संख्या नहीं पूछेगा तो बोलेगा कि समूह की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग की संख्या हो या समूह की संख्या 18 होती है। अगला सवाल दिया गया है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं, यहाँ से टोटल 50 सवाल थे, सभी के सभी सवाल हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।